आपके साथ मैं रविंद्र सिंह। सबसे पहले महत्वपूर्ण और बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। संसद में सुरक्षा चूक के मुद्दे पर जबरदस्त हंगामा हुआ है और इस बीच विपक्षी सांसदों ने यह हंगामा जमकर किया है। लोकसभा से इस बीच 14 सांसद निलंबित कर दिए गए हैं और राज्यसभा से भी एक सांसद को निलंबित किया गया है। तो 13 दिसंबर को यानी कल जिस तरह से सुरक्षा में सेंध लगाते हुए कुछ युवक संसद में आ गए थे और फिर उसके बाद उनको पकड़ लिया गया था, जिस तरह से स्थिति सामने बनी थी, आज जब सदन की कार्यवाही चल रही थी उस दौरान विपक्ष के सांसदों की तरफ से जबरदस्त हंगामा किया गया। और इस बीच जानकारी ये मिल रही है कि लोकसभा से 14 सांसदों को निलंबित किया गया है, जबकि राज्यसभा से एक सांसद को निलंबित किया गया है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जिस तरीके से संसद में कल सेंध लगाई गई थी घुसपैठियों की तरफ से और उसके बाद हो हल्ला मचा था, और आज लोकसभा में जब कार्यवाही शुरू हुई तो न सिर्फ लोकसभा से कार्यवाही में हंगामा करने के कारण विपक्ष के 14 सांसदों को निलंबित किया गया है, वहीं एक राज्यसभा के भी सांसद सस्पेंड किए गए हैं। तो ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है जो सस्पेंशन हुआ है, और इसी संबंध में बड़ी अपडेट ये निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि हालांकि गिरफ्तारी की जा चुकी है उन संसद में घुसने वाले उपद्रवियों की, उनसे पूछताछ की जा रही है, उनके ऊपर सख्त एफआईआर में धाराएं दर्ज हुई हैं। और इस बीच लोकसभा से जो निलंबित सांसद हैं उसके नाम आप देख सकते हैं। डीएमके से कनिमोझी, के सुब्रमण्यम, एसआर प्रतिभान, एस वेंकटेश्वन। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से बात करें तो टीएन प्रतापन, हिबी इडन, ज्योतिमणि, राम्या हरिदास। वहीं कांग्रेस के डीन कुरियाकोस, वी के श्रीकंदन, बेनी बहन, मोहम्मद जावेद, इनको भी निलंबित किया गया है। सीपीएम की बात करें तो सीपीएम की तरफ से सीपीएम के पीआर नटराजन और एस वेंकटेशन को सस्पेंड किया गया है। डीएमके की तरफ से कनिमोझी, के सुब्रमण्यम, एसआर प्रतिभान, एस वेंकटेशन, कुल मिलाकर 14 लोकसभा के सांसदों को सस्पेंड किया गया और एक राज्यसभा सांसद को सस्पेंड किया गया। और इस बीच भजनलाल शर्मा का कल राज तिलक होगा। शपथ ग्रहण की तैयारियां पूरी तरीके से जोर शोर से की जा रही हैं। फाइनल रूप इनको दिया जा रहा है। दोनों ही डिप्टी सीएम भी कल ही शपथ लेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। बीजेपी के सभी सीएम भी यानी बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी कल होने वाले जयपुर के इस शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे, वो भी शामिल होंगे। साथ ही कई केंद्रीय मंत्री भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने जा रहे हैं। तो बड़ी जानकारी और बड़ी खबर इस बीच आपको दे रहे हैं। कौन कौन मेहमान होंगे, तैयारी सुरक्षा के लिहाज से, तैयारी वहां की व्यवस्थाओं के लिहाज से अंतिम रूप के तौर पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एल्बर्ट हॉल, जी हां, ऐतिहासिक एल्बर्ट हॉल का वो परिसर जो इतिहास कल लिखने जाएगा और इतिहास लिखने की तैयारी की जा रही है। भजनलाल शर्मा जो कि नामित मुख्यमंत्री हैं, कल पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। कल उनका राज तिलक होगा और उनके साथ उनके दो साथी डिप्टी सीएम के तौर पर भी शपथ लेंगे। प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी की तरफ से भी डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ली जाएगी। तैयारियों को लेकर वहां पुलिस और प्रशासन की पूरी टीम और अधिकारी जुटे हुए हैं। वहीं आपको यह भी जानकारी दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शपथ ग्रहण में शामिल होंगे और बीजेपी के सभी जो बीजेपी शासित तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी इसमें शिरकत करेंगे। जेपी नड्डा भी शामिल होंगे, गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे, कई मंत्री भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे। किसी ने खूब कहा है कि सफलता को गुलाम बनाने के लिए मेहनत का गुलाम बनना पड़ता है।
राजस्थान के नए सीएम भजनलाल पर ये लाइन सटीक बैठती हैं। कल जयपुर में भव्य कार्यक्रम के दौरान वो सीएम पद की शपथ लेंगे। पहली बार विधायक बनते ही उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल गई, लेकिन राजनीति में ना ही सही, उन्होंने संगठन में जी जान से लंबा वक्त दिया है और बिना किसी स्वार्थ के की गई पार्टी की सेवा का ही नतीजा है कि वो सीएम की ताजपोशी तक पहुंच गए। कई जीत बाकी, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का पूरा सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। ये चंद लाइनें राजस्थान के नए सीएम के राजनीतिक करियर से हूबहू मेल खाती हैं। 15 दिसंबर को भजनलाल शर्मा जिंदगी की नई मंजिल पर कदम रखेंगे। वो बतौर सीएम अपने जीवन की नई पारी की शुरुआत करेंगे। अब तक राजनीति, संघ और संगठन में उन्होंने जो सहयोग दिया है वो एक इतिहास में होगा, लेकिन 15 दिसंबर के बाद नए तरीके से उनके जीवन की किताब लिखी जाएगी। उनकी ताजपोशी की तैयारियां भव्य तरीके से की जा रही हैं। जयपुर के अल्बर्ट हॉल के सामने उन्हें सीएम पद की शपथ दिलाई जाएगी। अल्बर्ट हॉल समेत उनके आसपास के इलाके को दुल्हन की तरीके से सजा दिया गया। जगह जगह रंग बिरंगी रोशनी की व्यवस्था की गई। जयपुर की गलियों में बधाई संदेश देते पोस्टर भी लगाए गए। कार्यक्रम भव्य होगा, जिसमें शामिल होने वाले मेहमानों की संख्या भी लाखों में होगी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के अलावा पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, प्रहलाद जोशी, अश्विनी वैष्णव, गजेंद्र सिंह शेखावत, भूपेंद्र यादव, हरदीप सिंह पुरी, अनुराग ठाकुर, अर्जुन राम मेघवाल, नित्यानंद राय, एसपी सिंह बघेल और मनसुख मांडविया तो हिस्सा लेंगे ही। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री शामिल होंगे उनमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के नए सीएम विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, अरुणाचल के सीएम पेमा खांडू, असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा और मणिपुर के सीएम एन वीरेंद्र सिंह को भी न्योता भेज दिया गया है। कार्यक्रम में कुछ डिप्टी सीएम भी शामिल होंगे, जिनमें यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक का नाम शामिल है। अरुणाचल के डिप्टी सीएम चौना मीन, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, नागालैंड के डिप्टी सीएम यानथुंगो भी शामिल होंगे। राजनीति के अलावा सामाजिक क्षेत्र के लोग भी शपथ समारोह में आएंगे। खेल जगत और साहित्यिक जगत के लोग भी भव्य कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। कल ताजपोशी होनी है और उससे पहले तैयारियां तेज कर दी गई हैं। यहाँ पर हलचल तेज है और आपको एक बार फिर से बता दें, सुरक्षा को लेकर बेहद खास इंतजाम किए जा रहे हैं। तकरीबन 1.5 किलोमीटर, जिससे पहले यहाँ पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। रामनिवास बाग का ये एरिया, जहाँ पर कल बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर यहाँ पर गृह मंत्री के पहुंचने का भी कार्यक्रम है। साथ ही साथ जैसा कि आपने जिक्र किया कि कई अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी कल यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो वीवीआईपी एंट्री है, जिसे लेकर एसपीजी की ओर से खास तैयारियां की गई है। कुछ ही समय पहले यहाँ पर कमिश्नर बिजू जॉर्ज जोसेफ खुद पहुंचे थे। कार्यक्रम भव्य होगा, जिसकी तैयारियां बड़े स्तर पर की जा रही। प्रशासन पूरी शिद्दत के साथ तैयारियों में लगा। बीजेपी के दिग्गज शपथ ग्रहण समारोह स्थल की तैयारियों का जायजा ले रहे। पर्यटन, पुरातत्व, पीडब्ल्यूडी को मंच तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। हजारों लोगों के बैठने की व्यवस्था भी की गई है। इस बीच कुछ सुरक्षा के नजरिए से एहतियातन कदम भी उठाए गए, जैसे गुरुवार सुबह 7 बजे से 15 दिसंबर दोपहर 3 बजे तक रामनिवास बाग में वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई। अल्बर्ट हॉल को भी पर्यटकों के लिए बंद किया गया। सीएम के अस्थायी आवास के बाहर से डिवाइडर हटा दिया गया। अब आवास जाने के लिए सीधा रास्ता बनाया गया। ट्रैफिक रूट में भी बदलाव किया गया।
रामनिवास बाग के अंदर चलने वाले ट्रैफिक को भी बंद किया गया, जबकि रामनिवास बाग के नजदीक समानांतर मार्ग से गाड़ियां गुजर सकेंगी। जो इसके मापदंड है उसके अकॉर्डिंग सारी व्यवस्थाएं रहेंगी। उसके साथ साथ मूल रूप से जो उस दिन यातायात का संचालन होगा वो जो अल्बर्ट हॉल है जहाँ पे ये कार्यक्रम स्थल है उसके चारों ओर चुनौतीपूर्ण रहेगा, और साथ में जो आवश्यक वाहन होंगे, एम्बुलेंस होगा, अग्निशमन वाहन होंगे, पुलिस के वाहन होंगे, उनके लिए तो खैर शीघ्रता से निकल सके वो व्यवस्था रहेगी। शपथ ग्रहण समारोह से पहले भावी सीएम एक्टिव मोड में आ चुके हैं। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। लंबे संघर्ष के बाद सत्ता के शिखर पर पहुंचे भजन लाल शर्मा एक मिसाल हैं उन लोगों के लिए जो संघर्ष से पहले ही परिणाम की इच्छा रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। पर आने वाले हैं, क्या कुछ तैयारियां यहां पर की जाने वाली हैं और क्या वो वक्त होगा जब शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा और जब इसकी शुरुआत होगी। ग्राफिक्स के जरिए कुछ इस शपथ ग्रहण समारोह से जुड़े तथ्य भी आपको बताते हैं। शपथ समारोह के मेहमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो कि पर्यवेक्षक के तौर पर भी आए थे। शपथ समारोह के मेहमान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान, प्रहलाद जोशी, अश्विनी वैष्णव। इसके अलावा हरदीप सिंह पुरी, गजेंद्र सिंह शेखावत, भूपेंद्र यादव वो भी इस समारोह में हिस्सा लेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, नित्यानंद राय, अर्जुन राम मेघवाल, एसपी सिंह बघेल, मनसुख मांडविया, योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। इसके अलावा बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह पटेल, मनोहर लाल खट्टर, विष्णुदेव साय, एकनाथ शिंदे, पेमा खांडू, हिमंता बिस्व शर्मा, प्रमोद सावंत, माणिक साहा और मणिपुर के सीएम एन वीरेंद्र सिंह, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के, और वहीं देवेंद्र फडणवीस भी, चौना मीन डिप्टी सीएम अरुणाचल देवेंद्र फडणवीस भी शामिल होंगे। कुछ और खबरों का रुख करते हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह परिसर को लेकर चल रहे विवाद पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि विवादित परिसर का सर्वे कराया जाएगा। हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार करते हुए सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष यानी वक्फ बोर्ड की उन दलीलों को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने इन याचिकाओं को सुनने योग्य नहीं होने का दावा किया था। यह फैसला हाईकोर्ट के जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने सुनाया है। 16 नवंबर को इस अर्जी पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया गया था। इस दिन विवादित परिसर की 18 याचिकाओं में से 17 पर सुनवाई हुई थी। ये सभी याचिकाएं मथुरा जिला अदालत से इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए शिफ्ट हुई थीं। अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह के 13.37 एकड़ विवादित जमीन का कोर्ट कमिश्नर सर्वे करेंगे। यह सर्वे वाराणसी की ज्ञानवापी में मई 2021 में हुए कमिश्नर सर्वे की तरह होगा। इसमें कोर्ट कमिश्नर की टीम वहां जाकर साक्ष्य इकट्ठा करके कोर्ट को रिपोर्ट देगी। सभी सनातनियों की विजय है। जो पूर्व काल में कुछ लोगों ने सनातन की भावनाओं को, सनातन को मिटाने का जो प्रयास किया गया था, उस प्रयास को चाहे देर से ही सही मिटाने का कार्य अब कानूनी तौर पर प्रारंभ हुआ है। ये बड़े दुख की बात है कि हमारे देश में जहां 100 करोड़ सनातनी हैं, वहां उनके प्राण राम, कृष्ण, शिव और जिनको पूछते पूछते 100 करोड़ सनातनी, उन हमारे पूर्वज कितने लोग उनमें आस्था रखते हैं, उन्हीं देवालयों को तोड़कर उन्हें अपमानित करने का प्रयास धूर्तों ने किया था, बाहरी आक्रांताओं ने किया था। अब धीरे धीरे सनातनी जाग रहा है। कृष्ण जन्मभूमि के केस में जो हमारी मांग थी कि शाही ईदगाह मस्जिद में एडवोकेट कमीशन के द्वारा सर्वे कराया जाए, उस सर्वे की एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया है। तो फैसला सुना, इसका सभी लोगों को इंतजार था। उसमें कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मस्जिद के बारे में जो विवाद है उसके लिए आज सुनवाई थी कोर्ट नंबर 85 में।
माननीय न्यायमूर्ति श्री मयंक कुमार जैन साहब सुन रहे थे इसको। फैसला सुरक्षित था इस बात पर कि पहले रिपोर्ट कमीशन के लिए सुना जाएगा कि पहले मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सूट देखा जाएगा। तो एप्लीकेशन हमारी अलाउ पहले ये कहा है, पहले विनय शर्मा पहले ये कहा है उन्होंने कि हम पहले सर्वे कमीशन की रिपोर्ट पे सुनेंगे जन्मभूमि वाले पक्ष को, उसके बाद 7/11 की जो एप्लीकेशन मेंटेनेबिलिटी पे सूट की उसके बाद उसको सुना जाएगा। पहले सुना जाएगा सर्वे कमीशन की एप्लीकेशन पे। 18 तारीख नेक्स्ट डेट लगाई है हियरिंग की इसमें। और विपक्ष की तरफ से विपक्ष ने इसमें यह एतराज़ किया कि इसमें साहब कि हमें इसमें सुप्रीम कोर्ट जाने का मौका दिया इस ऑर्डर अगेंस्ट। तो कोर्ट ने कहा है कि आपके लिए खुला हुआ है, आप जा सकते हैं, प्रोविज़न है। अयोध्या हुई हमारी, अब है मथुरा की बारी। आज माननीय उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है, हमारे न्यायमूर्ति ने जो फैसला किया है, हिंदू समाज के लिए बड़ा गौरव विषय है। श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए बहुत अच्छा विषय है, हमारे श्री कृष्ण भक्तों के लिए बड़ा अच्छा विषय है। अब मुस्लिम पक्ष की ईदगाह वालों जो बिल्कुल ही सिरे से खारिज हो गया है कि 7/11 नहीं सुनी जाएगी। अब 26/9 हमारी प्रार्थना बस सर्वे की एप्लीकेशन 18 दिसंबर को सुनी जाएगी, क्योंकि माननीय न्यायालय में हम लोगों ने कहा था कि अर्जेंसी एप्लीकेशन, हमें अर्जेंसी है, ये हमारे कुएं को तोड़फोड़ कर रहे हैं। हमारे भगवान श्री कृष्ण जन्म में बड़ा जनरेटर लगा लिया है, वहाँ से दरार आ जाएगी, हमारे हिंदू प्रतीक चिन्ह हटाए जा रहे हैं। इस पर सुनवाई अब 18 दिसंबर को फाइनल कर दी गई है। हम इस फैसले का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट की ओर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये खुशी का पर्व है, आज हम लोग मिठाई खाएंगे, खुशी मनाएंगे, ढोल बजाएंगे और भगवान की आरती भी शाम को बड़े अच्छे धूमधाम से होगी और रोज़ होती है पर आज अच्छी तरह होगी। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए, हमारे देश का संविधान है, जब कोर्ट ने स्वीकार कर लिया तो जांच हो जो है होना चाहिए, क्योंकि हम जब हम जो है हिंदुस्तान के निवासी है तो हिंदुस्तान का संविधान मानते हैं, तो संविधान का जो है संविधान पे विश्वास रख। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, संसद में सुरक्षा की चूक से जुड़े मामले की बड़ी खबर है। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और यह है कि साजिश रचने वाले आरोपी की तलाश जारी है। यानी साजिश रचने वाले और आरोपी की तलाश की जा रही है। जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं, आरोपी का नाम ललित झा बताया जा रहा है, जिसकी लोकेशन पर लगातार तलाश की जा रही है। सूत्र बता रहे हैं, विश्वस्त सूत्रों की तरफ से जानकारी दी जा रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम कई राज्यों में भेजी गई है, राजस्थान समेत कई अन्य राज्यों से जुड़े लोकेशन पर टीम भेजी गई है। शंकर आनंद जिन्होंने खबर को ब्रेक किया और जानकारी देते हैं। तो शंकर, अभी पुलिस ललित झा नाम के इस व्यक्ति को ढूंढ रही है जिसकी लोकेशन राजस्थान में पता चली है। देखिए, ललित झा जो है पूरे इस साजिश में बेहद महत्वपूर्ण किरदार में था और ललित झा ही एक ऐसा शख्स है जिससे ये गिरफ्तार जो चारों आरोपी हैं वो सीधे संपर्क में जुड़ा। और ललित झा से जुड़ा हुआ एक जो तस्वीर भी है जो एक वायरल हो रहा है, जो ललित झा ने किसी अन्य शख्स को भेजा था। और ये जो पूरा घटनाक्रम है, जो संसद का जो पूरा संसद के बाहर जो जिस तरह से वहां पर एक्शन हो रहा था, तो उसको वीडियो के माध्यम से चलाने के लिए वो रिक्वेस्ट कर रहा था। तो इस तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ललित झा को तलाश रही है। और ललित झा से जुड़ा हुआ जो लोकेशन हैं, उसके संबंधित जो तमाम जानकारियां हैं, स्पेशल सेल को मिली कि वो राजस्थान की तरफ गया है। लिहाजा इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए राजस्थान के कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन वो सर्च ऑपरेशन कहां है, किस लोकेशन पे किया जा रहा है, इसके बारे में स्पेशल सेल के द्वारा कोई भी औपचारिक तौर पर जानकारी साझा नहीं की जा रही है, क्योंकि जब तक ललित झा को गिरफ्त में नहीं लिया जाए, तब तक उसे पकड़ा नहीं जाएगा, तब तक उससे संबंधित कोई भी जानकारी साझा नहीं की जाएगी। बिल्कुल, बहुत कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं शंकर। लेकिन एक चीज और ये बताइए, क्या राजस्थान पुलिस से भी हेल्प ली गई है, उनसे भी संपर्क साधा गया है? देखिए, सामान्य तौर पे मैं स्पेशल सेल के काम करने का तरीका मैं बताता हूँ कि जब किसी भी आरोपी को तलाशती है तो उस शुरुआती तौर पे वो स्थानीय पुलिस से मदद नहीं लेती है। सबसे पहले लोकेशन ट्रैक किया जाता है किसी भी आरोपी को। उसके बाद जब उसकी गिरफ्तारी हो जाती है, तब जब उसको लेकर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाती है, तब उस वक्त में इन्फॉर्म करते हैं। तो अभी तक राजस्थान पुलिस को इस मामले की कोई भी जानकारी नहीं है। राजस्थान पुलिस को कोई भी जानकारी भी किसी भी तरह की जानकारी साझा नहीं की गई है। शंकर आनंद, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका फिलहाल इस खबर पर जानकारी देने के लिए। राजस्थान में अगली खबर का रुख करते हैं, जहां बीजेपी जीत गई, सीएम भी बन गए, 15 दिसंबर को मंत्रिमंडल भी बन जाएगा, लेकिन चुनौती इससे आगे की है। अब
बीजेपी को भी उन समस्याओं से दो चार होना पड़ेगा जिनको चुनाव में बीजेपी ने जमकर भुनाया था। कई बड़ी चुनौतियां भी नई सरकार के सामने होंगी। साथ ही नया एजेंडा भी क्या होगा, इस रिपोर्ट में देखते हैं। ये कार्यकर्ताओं का उत्साह है, भविष्य की तैयारी है। लेकिन सीएम और डिप्टी सीएम के सामने कई चुनौतियां भी हैं। एक चुनौती राज्य को चलाने की है, तो वहीं दूसरी चुनौती राज्य को बेहतर बनाने की भी होगी। दिया कुमारी ने महिला की सुरक्षा को अपनी प्रथम जिम्मेदारी माना है। दिया कुमारी का कहना है कि नई सरकार में महिला सुरक्षा के साथ ही राज्य में अपराध को खत्म करना भी जरूरी है। साथ ही प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि राज्य को बेहतर बनाने के लिए काम किए जाएंगे। महिला अपराध बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने इसको, जहां भी ऐसी घटना हुई है, हमारी टीम पहुंची है और अब बिल्कुल प्राथमिकता ये रहेगा। हमारे जो संकल्प पत्र में भी ये स्पष्ट है कि महिला अपराध बिल्कुल भी सहा नहीं जाएगा। कड़ी कार्रवाई भी होगी, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी और इसमें जो भी कुछ प्लानिंग से हमको काम करने हैं वो पूरे स्टेट में होगी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, वो इसलिए आई है कि इन्होंने 5 साल में ऐसा इस राजस्थान को पीछे कर दिया और जो महिला उत्पीड़न है, दलित अत्याचार है, ये हिंदुस्तान में नंबर 1 राजस्थान प्रदेश रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आप देखा होगा, कभी भी जो कहती है वो करती है और जो नहीं कहती है वो भी करके दिखाती है। इसलिए अब आने वाले भविष्य में मैं इस राजस्थान में दलित अत्याचार पे, महिला उत्पीड़न में और 36 कौमों को साथ लेके हर वर्ग के लिए काम करें। लेकिन नई सरकार को और भी कई समस्याओं से जूझना होगा। जिन मुद्दों को लेकर नई सरकार को सबसे ज्यादा चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, उनमें कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, पेपर लीक, डीजल पेट्रोल पर वैट, महिला अपराध पर अंकुश, दलित उत्पीड़न, महंगाई पर लगाम, समयबद्ध सरकारी भर्तियां, आरपीएससी में पारदर्शिता, राजस्थान में सक्रिय अपराधी गैंग पर नियंत्रण और किसानों से जुड़ी समस्याएं शामिल हैं। ये सभी वो मुद्दे हैं जिनको बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में जमकर भुनाया था। इसके साथ ही 15 दिसंबर को होने वाले शपथ ग्रहण की तैयारियां भी जोरों पर है। कई नेताओं को मंत्री बनने की उम्मीद है, लेकिन खुलकर कोई कुछ भी बोलना नहीं चाहता है, क्योंकि सभी को पता है कि अंतिम फैसला उनके हाथ में नहीं। हालांकि चुनाव जीतने की खुशी और नए मुख्यमंत्री के साथ काम करने की ललक सभी में दिखाई दे रही है। पार्टी का निर्णय होता है वो हमारे ऊपर सर्वोपरि होता है। मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सब मिलकर राजस्थान में जनता की अपेक्षा अनुसार विकास कार्यों में खरे उतरेंगे और जनमानस ये मानेगा कि जनता का राज आया है। पार्टी जो भी जिम्मेवारी देती है उसको निभाएंगे। यह हमारा व्यक्तिगत कोई विचार नहीं है, परंतु जो पार्टी जिम्मेवारी देगी वो धन्यवाद। निर्णय पार्टी करती है। मैं तो मुख्यमंत्री जी को और दोनों मुख्यमंत्री जी को और स्पीकर साहब को बधाई दूंगा कि ये ऐतिहासिक फैसला भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है। संभव है कि एक सेंट्रल में काम करते हुए कार्यकर्ता को ये मौका मिला है, तो निश्चित तौर से पूरे राजस्थान में कार्यकर्ताओं के बीच में बहुत अच्छा संदेश गया है। वहीं बीजेपी के हिंदुत्व के मजबूत चेहरे और हॉट सीट पोखरण में भगवा लहराने वाले महंत प्रतापपुरी की मंत्री बनने की चर्चा भर से ही आंखों में चमक है। प्रतापपुरी ने भरोसा तो हाईकमान पर जताया है, लेकिन उनके सामने पोखरण क्षेत्र में भी कई समस्याएं हैं, जिसके समाधान की बात ये पिछले 5 साल से कर रहे हैं। साथ ही जैसलमेर से विधायक बने छोटू सिंह ने भी क्षेत्र की समस्याओं के समाधान की बात कही है। और इसी के साथ फिलहाल अभी बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।